वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सैम्पल पेपर का रिवीजन हम कर रहे थे इसका पार्ट 3। ठीक है, अभी हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को मैं पहले आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो कि ये क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ ऊपर लिखा है मेटालिक कैरेक्टर। अब ये मेटालिक कैरेक्टर क्या है? कोई मेटल है, मेटल का जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इसी कैरेक्टर को हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। उसके बाद है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जो नॉन मेटल होता है उसका नेचर है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, और इसी कैरेक्टर को ही हम कहते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि यहाँ देखिए वाई एक्सिस में दिया है आपका एटॉमिक साइज और आपको एक्स एक्सिस में दिया है एटॉमिक नंबर। तो जितना जितना एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना बढ़िया से होगा। अगर मैं इसे और भी सिंपल तरीके से बताऊं तो कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए ये कोई एटम है जिसका साइज है इतना, और यहाँ पे कोई एटम है जिसका साइज है इससे थोड़ा बड़ा, और एक एटम है जिसका साइज है और थोड़ा बड़ा। तो इन तीनों में से जो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो ये बड़ा वाला होगा, क्योंकि साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से लॉस हो पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, मान लीजिए ये कोई नॉन मेटल है, ये और एक नॉन मेटल है, और ये और एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। तो इन तीनों में से सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा जिसका साइज छोटा होगा, वो ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। अगर मेटल होता जो बड़ा है वो आसानी से डोनेट कर सकता है, नॉन मेटल में जो छोटा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। बस यही बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, Which of the following correctly represents the decreasing order of metallic character? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज ऑर्डर में है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज ऑर्डर में है, मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो पहले होगा और उसके बाद लो रिएक्टिव मेटल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ऊपर का जो ग्राफ दिया है यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी आपसे कहा जिसका साइज ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे कि ये ऑप्शन 1 को देखिए, मैं इसी हिसाब से एटम को अरेंज करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो सीजियम है इसकी साइज कुछ इतना होगा। उसके बाद आता है आपका रुबिडियम, इसका जो साइज होगा वो लगभग इतना होगा। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम, इसका साइज लगभग इतना होगा। उसके बाद आता है आपका सोडियम, और सोडियम का साइज
कुछ इतना होगा। उसके बाद आता है लिथियम, और लिथियम का जो साइज होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइज के अनुसार मैंने एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो बात एकदम क्लियर है। अगर आप ऊपर भी देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे साइज के अनुसार ही मैंने रखा है। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहो, जो सीजियम है, जो सीजियम है इसका जो साइज होगा एटॉमिक रेडियाई वो लगभग 262 पीएम, 262 पिकोमीटर। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड along with alkali metals in the modern periodic table, though it shows non-metallic character। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल के ऊपर प्रेजेंट है। हालांकि ये सब मेटल होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है और वो एक नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो हम उसे यहाँ ग्रुप 1 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में मेटल के साथ हमने क्यों उसे रखा? ये सब मेटल है, मेटल के साथ हमने हाइड्रोजन को क्यों रखा, इसके क्या वजह हैं? ठीक है, इसके क्या वजह हैं? अगर मैं इसका जो सही वजह आपको बताऊंगा तो वो हो जाएगा आपका, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक ए अल्काली मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जो हाइड्रोजन होता है इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये हाइड्रोजन कैटायन या फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन जाता है। और जितने भी सारे मेटल होते हैं, जितने भी सारे मेटल हैं जो अल्कली मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, वो भी सब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करते हैं। तो हाइड्रोजन भी इन्हीं की तरह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ ग्रुप 1 में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। तो मैंने आपको कहा था अगर मेटल हुआ तो जितना साइज बढ़ेगा उसकी मेटलिक कैरेक्टर उतनी बढ़ेगी। अगर नॉन मेटल है जितना साइज घटेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी बढ़ेगी। तो आप देख लिए यहाँ पर किसका साइज सबसे कम है? साइज सबसे कम है फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन को समझे थोड़ा। ये आपसे पूछा है वो कौन सा रीजन है जिसके तहत हैलोजन ग्रुप में अगर आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? आइडेंटिफाई द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। देखो हैलोजन ग्रुप मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो हैलोजन ग्रुप होगा आपका नॉन मेटल का एक ग्रुप है।
नॉन मेटल का एक ग्रुप है, या फिर ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हालोजन ग्रुप कहा जाता है। अगर हम हालोजन ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यों? ऑप्शन सी को थोड़ा आप पढ़िए, मैं उसे समझाऊंगा आपके लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। देखो क्या मतलब है इसका। अगर ये हालोजन ग्रुप है, पहला मेटल नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल, उसके बाद तीसरा नॉन मेटल, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो एटम का जो साइज होता है वो बढ़ता है। ठीक है, वो बढ़ता है। मेटल के केस में अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। लेकिन नॉन मेटल के केस में एटम जितना छोटा होगा वो उतना बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा। मेटल बड़ा, डोनेशन इजीली, नॉन मेटल छोटा, रिसीव इजीली। मेटल बड़ा, डोनेशन इजीली। लिख देता हूं, मेटल बिग साइज, तो ये क्या करेगा, डोनेट इजीली। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल स्मॉल, तो रिसीव करेगा, रिसीव इजीली। ठीक है, रिसीव इजीली। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी दिया है, ये दिया है आपको कि अगर हम नीचे जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, which of the following reason correctly justifies that fluorine has smaller atomic radius than lithium? देखिए इनमें से कौन सा सही है। जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज में, जो राइट आंसर होगा वो नेक्स्ट पेज में, फिर भी हम लाइन बाय लाइन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन को आप समझ लिए क्या? क्वेश्चन को मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं। Which of the following reason correctly justifies that fluorine has a smaller atomic radius than lithium? ये पूछा है कि फ्लोरीन और लिथियम में से फ्लोरीन का जो एटम का जो साइज होता है वो कम होता है। कौन सी वजह है वो? ठीक है, वो कौन सा कारण है, इसमें से आप उसे ढूंढ के निकालिए। तो चलिए देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, सो देखिए फ्लोरीन और लिथियम में एटम का साइज किसका छोटा होगा और क्यों होगा? अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूंगा तो जो सेकेंड पीरियड होगा मेरा, सेकेंड पीरियड में लिथियम आएगा पहले, और कुछ दूर जाने के बाद फ्लोरीन आएगा। तो जितना ये मैं एक पीरियड में हूँ, सेकेंड पीरियड में, और लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं राइट को जाऊंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का जो साइज है वो कम होता जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे
तो एटम का साइज लेफ्ट साइड में बड़ा रहेगा और राइट साइड में छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइज करता है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है। अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, आप ये पूरे पैराग्राफ को बस पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ पर एक टेलीस्कोप बनाने की बात हो रही है और ये आपका टेलीस्कोप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ अ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको कौन सा लेंस चाहिए होगा, और इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, एनलार्ज बड़ा इमेज हम देखते हैं, और ये बड़ा इमेज सिर्फ बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पावर ऑफ लेंस 1 एंड लेंस 2 इन द रेशियो 4:1। आपके पास दो लेंस है, एक का पावर है 4 और दूसरे का पावर है 1। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 एंड लेंस 2। तो हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी हिसाब से अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे पहले का, सो f1 हो जाएगा कितना, f1 हो जाएगा 1/4, और सेकेंड का f2 हो जाएगा कितना, 1/1 मतलब 1। तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ, और ये हो गया आपका दूसरे का फोकल लेंथ 1/1। तो ये दोनों का रेशियो पूछा है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1। ठीक है, चलिए 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1 दैट इज 1/4 इंटू ये ऊपर ये नीचे 1/1 दैट इज 1/4। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा आपका 1/4। बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विथ ए लेंस। ये लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, सुमति did some preliminary experiment with lenses and found out that magnification of the eyepiece lens 2 is 3. If in her experiment with lens 2 she found an image at 24 semi from the lens, at what distance did she put the object? देखिए आपको मैग्निफिकेशन दिया रहा है, दे दिया है 3, और आपको इमेज डिस्टेंस भी दे दिया है 24। आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, m इज इक्वल टू v/u। तो u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v/m। सो v हो गया 24, m हो गया 3, कैंसिल कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है,
सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज, कि सुमति ने क्या किया, जो मोटे लेंस थे उसको नहीं खरीदा, ठीक है, फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश्ड देम, उसने क्या किया, जो मोटा लेंस है उसको नहीं खरीदा और उसने लेंस को क्या किया, थोड़ा सा पॉलिश कर दिया, ठीक है। व्हाट एडवांटेजेस, तो उसको क्या एडवांटेज मिला, अगर सुमति मोटा लेंस अगर लेती तो टेलीस्कोप का वजन बहुत ही भारी हो जाता, एकदम भारी, ठीक है, तो जिसके चलते टेलीस्कोप बहुत ही भारी हो जाता, तो इसीलिए उसने मोटे लेंस नहीं लिए। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सोलेनॉइड दिया है और सोलेनॉइड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो सोलेनॉइड तो हम जानते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड जो होता है वो बिल्कुल ही एक कॉपर वायर होता है, वुंडेड कॉपर वायर, जो अंदर से खोखला होता है, जिसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सोलेनॉइड। और इसका जो वाइंडिंग हम करते हैं, इसका जो वाइंडिंग हम करते हैं, ये कोई कार्डबोर्ड के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, तो ये होता है एक सिंपल सा सोलेनॉइड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया है आंसर करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज ऑब्जर्व्ड इन ए लीनियर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में कंजर्व होता है, कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में कंजर्व होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है सोलेनॉइड में, ठीक है। क्योंकि एक सोलेनॉइड के मदद से हम सोलेनॉइड के अंदर अगर एक आयरन पीस को हम रखेंगे तो ये आयरन पीस मैग्नेट में बदल जाएगा और ये मैग्नेट से हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब ये एक सोलेनॉइड है, अगर इसके अंदर मैं क्या करूं, एक आयरन बार को इसके अंदर में रखूंगा, तो ये आयरन बार क्या हो जाएगा, ये आयरन बार मैग्नेटाइज हो जाएगा। जितना देर तक इसके अंदर करंट फ्लो करेगा ये आयरन बार, उतनी देर तक मैग्नेट से मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये बिल्कुल ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू डैश। देखो ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी जनरेट होगा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ भागता है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ भागता है। और बार मैग्नेट के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट होता है। तो ये सोलेनॉइड बिल्कुल ही एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ ए स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ग्राफ को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट वो कौन सा किस कंक्लूजन में पहुंचेगा, और आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हो, वो भी
उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। देखिए मैं ग्राफ को दिखा देता हूँ। 0.8 एम्पियर, ये हो गया आपका 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 13 मिली टेस्ला। देखिए ये हो गया आपका 13 टेस्ला का बार, हो गया 13 मिली टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बाइल जूस does not have any digestive enzymes but still it plays a significant role in the process of digestion. Justify. अब देखो सवाल बहुत ही प्यारा है। ये बाइल जूस के बारे में आपको बोल रहा है। बाइल जूस जो लीवर सिक्रेट करता है, लीवर, ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन डाइजेस्टिव प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा रोल है। क्या है, ये जो बाइल होता है, ये जो बाइल होता है ना, जो बाइल होता है, बाइल का नेचर थोड़ा सा बेसिक होता है, बेसिक। और हमारे स्टोमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्टोमक से फूड किधर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो फूड आया है, ये फूड बहुत ही एसिडिक है, एसिडिक। और ये एसिड फूड को न्यूट्रल बनाना चाहिए। अगर ये न्यूट्रल बनेगा तभी काम आगे बढ़ेगा। तो न्यूट्रल बनाने के लिए ये बाइल, जो बेस बाइल जिसका नेचर बेसिक होता है, ये बाइल एसिडिक फूड के साथ कांटेक्ट में आते हैं। आपका बाइल और एसिड फूड मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, और ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और उसके साथ साथ जो बाइल है, ये फैट को, बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में बदल देता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन हम कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। और वाला जो क्वेश्चन दिया है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। देखो बर्ड्स में और मैमल्स में क्या होता है, हार्ट है, ये मान लीजिए ये हार्ट है, और ये हार्ट को मैंने 4 चैम्बर्स में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन बर्ड्स एंड मैमल्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड। ये दोनों के बीच में एक वाल है जो ये दोनों को सेपरेट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है और राइट पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो मैमल्स को हाई एनर्जी चाहिए, हमेशा हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी के लिए उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में अगर मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन वाला जो खून है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। सो इसीलिए यहाँ पे बीच में एक वाल है जिससे
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो यह अभी तक यहाँ तक, और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तो मेरी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। ठीक है, पढ़ाई को जारी रखिए, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।